नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के कई बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं अजय शुक्ला। बहुत बहादुर पत्रकार हैं। अपना तीखा बोलने के कारण, सरकार से सवाल करने के कारण उन्हें लाखों रुपए की नौकरियों को ठोकर मार दी कि मैं सरकार की आंखों में आंख डाल के सवाल करूंगा। एक लंबी बातचीत की है मैंने उनसे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मैंने उनसे पूछा है, कहा उनसे मैंने कि जैसे कोई बारात होती है, उसमें फूफा की भूमिका एक निर्धारित होती है, नाराज फूफा। महाराष्ट्र में भी बारात सज गई है, ढोल नगाड़े आ गए हैं, टेंट वाले को पेमेंट कर दिया गया है, हलवाई लग गए हैं। दूल्हा कौन होगा तय नहीं हो पा रहा। शिंदे जी ने एक लंबी लिस्ट निकाल दी है, गृह मंत्रालय चाहिए, 9 विभाग चाहिए, मतलब सारा माल शिंदे के पास चाहिए। और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि जितनी फाइलें अमित शाह ने शिंदे की जुटाई हैं, शिंदे ने भी उतनी फाइलें अमित शाह और दिल्ली दरबार की जुटा ली हैं कि हिसाब किताब जब होगा तब बराबर होगा। महाराष्ट्र में सरकार बनने से पहले जो ये रायता बिखरता हुआ नजर आ रहा है, वो बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। मैंने अजय शुक्ला जी ये जानना चाहा कि ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन अब कांग्रेस खड़ा कर रही है, इसमें क्या देरी नहीं हुई? ये आंदोलन पहले नहीं हो जाना चाहिए था? बहुत शानदार बातचीत है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी बातचीत सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन करिएगा। चलते हैं अजय शुक्ला के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अजय शुक्ला जी आपका। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय बड़े मजेदार हो रही है। वैसी स्थिति है कि बारात सज गई है, मंडप सज गया है, पैसे दे दिए गए हैं टेंट वालों को कि भैया आराम से सजा के रखना, बढ़िया फूल वूल लगा के रखना। हलवाई खाना तैयार कर रहे हैं, लेकिन दूल्हा कौन होगा ये तय नहीं है। शिंदे साहब मुंह फुला रहे हैं, गृह मंत्रालय चाहिए, 9 विभाग चाहिए, आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कमान दे दी जाए सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के हाथों में। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जितनी फाइलें अमित शाह ने शिंदे साहब की दबाई हैं, उससे कम फाइलें शिंदे के पास भी अमित शाह की और दिल्ली दरबार की नहीं है। मतलब सरकार बनी नहीं कि आपस में प्यार मोहब्बत की ये वाली खबरें फिजा में तैरने लगी। इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ सामंजस्य नहीं बिठा पा रही बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ राजनीति हो रही है, गडकरी का पता नहीं है। जबकि झारखंड में इसके संग संग चुनाव हुए, वहां सरकार बन गई, शपथ ग्रहण हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी में नूरा कुश्ती चल रही है। जो मंत्रालय 9 शिंदे साहब मान रहे हैं कि मुझे 9 मंत्रालय चाहिए, गृह मंत्रालय चाहिए, इसके पीछे कारण क्या है? शिंदे साहब क्या करना चाहते हैं? साजिद जी, क्या लगता है आपको? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, वो संदेश ये देना चाह रहे हैं कि यदि आप मुख्यमंत्री चलिए कुर्सी को लेके उन्होंने समझौता कर लिया है, तो बाकी समझौते नहीं होंगे और हम जो है अपनी शर्तों पे करेंगे। दूसरी चीज ये है, यही भारतीय जनता पार्टी है, बहुत बड़े चाणक्य बनते हैं जो है अमित शाह, नरेंद्र मोदी बहुत बड़े तीरंदाज बनते हैं। जैसा कि आपने बताया, दोनों के रिजल्ट एक साथ आए थे, झारखंड के भी और महाराष्ट्र के भी। बड़ी बंपर जीत महाराष्ट्र में हुई। कैसे हुई इस पर क्या बात की जाए, पूरे देश को पता है कैसे कैसे क्या क्या खेल हुए हैं। बहरहाल उस पर मैं नहीं जाता हूं। मैं यही कह रहा हूं कि जब इतनी बड़ी आपकी जीत हो गई, आपने महाविजय बना ली, आप आकर के अपने भाजपा दफ्तर में अपने आप को घोषित कर दिए। हालांकि यदि जीत की बात होती है और लोग ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह भी बताने की आवश्यकता है, कम से कम हम लोगों को बताने की आवश्यकता है, क्योंकि गोदी मीडिया कभी नहीं बताएगा। जब चुनाव हुआ हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर भाजपा के पास था और हरियाणा भी भाजपा के पास था। जम्मू कश्मीर भाजपा के हाथ से छीन लिया गया, हरियाणा में भाजपा की जीत हुई और कांग्रेस और उनके वोट लगभग बराबर, क्योंकि 39% उनके और 39.8% उनके, यानी 0.8% उनके सिर्फ ज्यादा थे। चलिए, सरकार उनकी बन गई। इसके बाद में जब महाराष्ट्र और झारखंड का हुआ एक साथ, तो कई राज्यों में चुनाव हुए, उपचुनाव हुए। तो आप देखिए, महाराष्ट्र किसके पास था? बीजेपी और जो गठबंधन के ही पास था, और बीजेपी गठबंधन फिर से जीत गया, थोड़ा अच्छे ढंग से जीत गया। किस तरह से जीता है
उसके बारे में, जैसा मैं पहले कह रहा हूं, कितनी धांधली हुई है, कितना पैसा चला है, क्या चला है, इस पर बात नहीं कर रहा हूं। इसके बाद झारखंड कांग्रेस अलायंस के पास था और वो अपना जीता और अच्छे अंतर से जीत के आ गया। तो स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने बढ़ाया, आपने बढ़ाया। अब आइए दूसरी बात, तो फिर अंतर कहां होना चाहिए? जिन राज्यों में जिसकी सरकार थी उन्होंने बहुत बेहतरीन किया। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी शून्य पे रही और उपचुनाव में सारी सीटें कांग्रेस ने जीती। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सारी सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी शून्य पे रही। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी शून्य पे रही, आम आदमी और कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कराई। इसी तरीके से यदि आप बात करेंगे अदर्स राज्यों में तो भी यह स्थिति, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी राज्य में थी और पूरी ताकत लगा दी थी, वोट नहीं डालने दे रहे थे, जो कर्म हो रहे थे सबको ही देख रहा था। उत्तर प्रदेश में इतनी ताकत लगाने के बाद, परिवार तोड़ने के बाद, परिवारों में लड़ाई करने के बाद, जेल में डालने के बाद भी समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीती, भाजपा 7 ही जीत सकी, जो सारी ताकत लगाने के बाद, हर अन्याय करने के बाद सरेआम। सोचिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी और उसके एक सीट जो है उनका सिटिंग मंत्री हारा वहां पर और कांग्रेस ने जीती। उसके अलावा दूसरी सीट पे हारते हारते भाजपा का बचा, बुधनी सीट पर। इसके बाद आइए, राजस्थान में किसकी सरकार है? भाजपा की, और वहां पर भी कांग्रेस पार्टी और उसके साथी ने 2 सीटें जीत ली। इसके बाद आप किसी भी और राज्य का देख लीजिए, जहां जहां भी चुनाव हुए हैं, हर जगह भाजपा को मात खानी पड़ी। 2 लोकसभा सीटों पे हुआ और दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती। तो आप ये बताइए, असल में ये हारे हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन को छिपा रहे हैं, नैरेटिव बना रहे हैं जिससे लोग हतोत्साहित हो जाए। तो ये इतने घबराए हुए हैं कि महाराष्ट्र में जो इन्होंने बेईमानी करके वो किया है, उससे इन्हें डर लगता है कि यदि ये गठबंधन में कहीं पे दरार आई, कोई चीज हुई, तो ये गुब्बारा फूट जाएगा और जितना फ्रॉड सरकार के जरिए, चुनाव आयोग के जरिए, मशीनरी के जरिए, पैसे के जरिए, सब जो किया गया है पूंजीपतियों के जरिए, वो सब फट जाएगा। इसलिए डरे हुए हैं और इसलिए अब तक मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहे हैं। और उधर शिंदे बार बार इन पर चाबुक चला रहे हैं और बार बार इनको अपने नखरे दिखा रहे हैं। भले उन्होंने कह दिया हो कि चाहे जिसे सीएम बनाइए हम मंजूर है, लेकिन शर्तें हमारी चलेंगी। और भारतीय जनता पार्टी में भी सब अच्छा नहीं है। वहां पर भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो वहां नेता है वो आपस में लड़े हुए हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, उनमें भी मार मची हुई है, चाहे तावड़े हो, चाहे जो है फडणवीस हो, या कुछ और लोग भी लगे हैं। तो अब आप इससे समझिए, ये इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा था। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी तो चंद मिनट में फैसले करते हैं, 10 दिन में काहे नहीं कुछ कर पा रहे हैं। डरे हुए दिखती हुई सरकार को आप क्या कहेंगे? तो ये डरे हुए दिख रहे हैं और यही वजह है कि अब तक कुछ नहीं कर पाए। जी अजय जी, एक बड़ा सवाल चुनाव आयोग पे खड़ा हुआ। महाराष्ट्र के चुनाव ने भले और कोई संकेत दिए ना दिए हों, लेकिन आम आदमी के मन में, आम भारतीय के मन में ये विश्वास जरूर पैदा कर दिया कि चुनाव आयोग महा बेईमान है। ये विश्वास दिला दिया कि चुनाव आयोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। गांधी जी के 3 बंदरों की तरह से कुछ सुनाई नहीं पड़ा, ना वो देखना चाहता है, ना वो सुनना चाहता है, ना वो बोलना चाहता है। जो साहब कहें, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। और फिर ईवीएम का खेला, वोट प्रतिशत का बढ़ना, ये आम भारतीय के मन में एक शंका पैदा कर गया कि कुछ तो लोचा है। कांग्रेस ने भी एक बड़े आंदोलन की शुरुआत कर दी और कहा कि अब हम ईवीएम के खिलाफ, जैसा भारत जोड़ो यात्रा में एक बड़ा अभियान चलाया था, ऐसा भारत बड़ा एक अभियान चलाएंगे ईवीएम के खिलाफ।
क्या लगता है आपको कि अगर ईवीएम के खिलाफ कोई बड़ा अभियान चलेगा, उससे आम भारतीय जुड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा? क्या लगता है आपको? देखिए संजय जी, पहले तो एक चीज समझ लिया, महाराष्ट्र के चुनाव में एक सोचिए, 19 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने चुनाव आयोग को शिकायत दी थी, चुनाव शुरू नहीं हुआ था, शिकायत दी थी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल मिल करके जो साजिश रच रहे हैं, वो पूरे महाराष्ट्र में हर सीट पर उनका मिनिमम टारगेट है 10,000 से अधिक वोट फर्जी तरीके से अपने बनवाना, और इसके लिए कर रहे हैं, कृपया इस पर नजर रखिए। चुनाव आयोग ने नहीं रखा और कुछ नहीं सुना, स्वाभाविक सी बात है, संदेह की गुंजाइश है। और जब नतीजे आते हैं तो मतदाता सूची में लगभग 30 लाख समर्थक से अधिक जो है निकाल दिए जाते हैं, किसके? जो कांग्रेस अलायंस के समर्थक होते हैं, उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए जाते हैं, जैसे हमने अपने यहां यूपी में कुंदरकी में देखा, हमने सीसामऊ में देखा, हमने और जगह देखा। उसी तरीके की साजिश यहां की गई, वहां थोड़ी कम की थी, यहां ज्यादा वोट की हो गई, एक चीज। दूसरी देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एनडीए के 3 मुख्य दलों के जो वोट हैं वो 32.8 लाख जो थे वो घट गए। अब ये आप समझिए, और फिर जो स्थिति है उसमें आप देखिए पूरी सूची में जो गड़बड़ हुई, उसका नतीजा ये हुआ 47 लाख वोट जो है महाराष्ट्र में मतदाताओं के अचानक बढ़ गए, 47 लाख, थोड़े बहुत नहीं। और इसके बाद में महाराष्ट्र में 2019 में जब चुनाव हुआ था और 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, इसके बीच में 5 साल में सिर्फ 37 लाख बढ़े, लेकिन इन 5 महीने में, 4 महीने में इतने बढ़ गए। तो आप इससे समझ लीजिए, इसका मतलब है टोटल लोकसभा चुनाव गठबंधन के मुख्य जो 3 दल हैं उनके वोट 67.7 लाख बढ़ गए, यानी राउंड फिगर में 68 लाख वोट बढ़ गए। अब आप ये देखिए, इसको कैसे देखेंगे? फिर भाजपा ने जीत के लिए जो खेल किए, इन सब के बाद में सारे का आकलन करेंगे तो आपको दिखाई देगा यही वोट कैसे खेल करते हैं। इसका नतीजा ये होता है, एनसीपी शिंदे की जो 58 लाख वोट सिर्फ पाई, उसे तो 41 सीटें मिल जाती हैं, लेकिन वही शरद पवार की एनसीपी जो करीब 73 लाख वोट लेके आती है, उससे सिर्फ 10 सीटें मिलती। अब आप सोचिए, 58 लाख वाले को 41 और 73 लाख वाले को 10 सीटें मिलती हैं। इसी तरीके से इन्होंने खेल किया कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव ठाकरे वाली के उसमें। तो इस तरह से आप समझिए कैसे इन्होंने वोट का खेल किया है, और यह खेल चुनाव आयोग ने किया है। यह किसी पार्टी ने नहीं किया, यह काम चुनाव आयोग का था। तो चुनाव आयोग की मशीनरी ने इस तरह से लाखों वोट का खेल कर दिया और उसी ने पूरी गणित को बदल दिया। इसके बाद में बाकी प्रलोभन और दूसरी, तो कैसे विश्वास कर लिया जाए चुनाव आयोग पे, कैसे विश्वास कर लिया जाए? कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के जो ऐलान किया था, आज उसका आगाज रामलीला मैदान में उसने कर दिया है। रामलीला मैदान में आज जो ऐलान किया उसके मुताबिक आज शुरुआत की है दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से। यानी अब इस देश में लड़ाई, हक की लड़ने का काम इस देश का दलित करेगा, आदिवासी करेगा, अल्पसंख्यक करेगा, पिछड़ा करेगा। भले आप बैठे रहिए, जो आप लेकर के 10% वाले लोग, तो वो बैठे रहे। तो यह संदेश आज कांग्रेस पार्टी ने दे दिया, जैसा कि कहा गया था। तो यह एक बड़ी बात है कि इस लड़ाई का आगाज वह वर्ग कर रहा है जिसको आपने उपेक्षित बना दिया था। तो यह एक संकेत है चुनाव आयोग के लिए कि अब सुधर जाइए, नहीं तो देश में अब आपको यह वर्ग जवाब देगा जिसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए कहते हैं। यानी
वो अब तैयार हो गया है। और राहुल गांधी ने जिस रणनीति से खेल खेला है उसमें अब यदि नरेंद्र मोदी खेल करेंगे तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक ये मिल के इनको सबक सिखा देंगे जो इस देश की ताकत। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजय जी। एक कांग्रेस के अंदर चेतना का विकास तो होगा, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सेल्फ गोल कर देती है। हरियाणा में पूरा जीता जीता जाता चुनाव था, अब आप भले उसको ईवीएम की बात कहें, आप दूसरे पे रोक लगे, लेकिन ये बात ठीक है कि जो अब ये कांग्रेस अब आंदोलन करने जा रही है ईवीएम के खिलाफ, चुनाव आयोग के भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसको क्या देर नहीं हुई? इसको बहुत पहले नहीं कर देना चाहिए था। हर चुनाव के बाद कहते हैं कि ये अप्रत्याशित था। मध्य प्रदेश के चुनाव में मैं फील्ड में था, सैकड़ों जगह मैं गया, वहां पे गांव में गया, शहरों में गया, ढाबों पे गया, एकदम सत्ता विरोधी लहर थी, कोई कह नहीं सकता था बीजेपी आ रही होगी, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी आ गई। तभी लोगों ने कहा, दिग्विजय सिंह ने सबूत भी दिखाया कि एक बीजेपी के नेता ने फेसबुक पे लिखा था कि चुनाव जिस दिन मतदान हुआ उसी दिन लिख दिया कि हमारे यहाँ 3,445 जो भी एक फिगर हो कि इतने वोट इसको मिलेंगे, इसको वोट तो मिलेंगे, और एक्यूरेट उतनी वोट निकले। अब ये कैसे कोई आदमी भविष्यवाणी कर सकता है? इतने बड़े बड़े सबूत थे। नरेंद्र नाथ मिश्रा वकील साहब हैं, प्राचा जी हैं, वो एडवोकेट हैं, ये सब आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस को क्या लगता है थोड़ी देरी करी कांग्रेस ने? कांग्रेस थोड़ी सुस्त हो जाती है, वरना मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद एक बड़ा व्यापक आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए था। कम से कम चुनाव आयोग को समझ में आता कि वो जो फ्रॉडगिरी करता है, जो धांधली करता है, ये देश अब सहन करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस में भी फैसलों में देरी क्यों होती है? आमतौर पर देरी होती है। देखिए संजय जी, इतना आसान नहीं होता है। आप इसको देखिए कि आपने प्रक्रिया भी तो अपनानी पड़ेगी आपको। आपने चुनाव आयोग में शिकायत की, उसके आपको रिप्लाई का इंतजार करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको लीगल वो दिखाने पड़ेंगे। यदि आप सीधे सड़क पे उतर जाएंगे तो कल के दिन कहेंगे आप अराजकता कर रहे हैं। आपके लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने लगेंगे, जेल में डाले जाने लगेंगे, खेल खराब हो जाएगा। कुछ थोड़े से कुछ लोग साथ के यदि उग्र हो गए तो उसका ठीकरा आप पर फोड़ दिया जाएगा, आपके लिए समस्याएं। तो पहले हर वह साधन जो लीगल तरीके से अपनाना चाहिए वह किया जाता है, और मुझे लगता है कि देर नहीं हुई है। वह तरीके अपनाए गए। जरूर है उसको लेकर के थोड़ा सा चुनाव आयोग का, सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा रुख नहीं मिला, और उससे क्या है कि लगातार आज भी डिनायल मोड में है सब। तो अब उसकी लड़ाई कैसे लड़ी जाए, इसकी रणनीति। और फिर दूसरी चीज, क्या आपके साथ सारे दल इस मुद्दे पर खड़े हैं? क्या टीएमसी खड़ी है? क्या और दूसरे दल खड़े हैं? क्या जो तमाम सारे अपने आप को जो विपक्षी दल कहते हैं वो खड़े हैं? किस स्तर पे खड़े हैं, कहां लड़ रहे हैं, यह भी आपको देखना पड़ेगा। आपने देखा कि जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को 7 सीटें दे रही थी। उन्होंने कहा नहीं, हम इतनी नहीं इतनी लेंगे, 20 सीटें चाहिए। अब 20 सीटें की स्थिति आपने देख लिया। चुनाव लड़के 88 सीटों पे लड़े और 87 पे जमानत जब्त हुई, 1 पे जमानत नहीं जब्त हुई, लेकिन कुछ वोट पाए। लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी के हारने का काम कर दिया। यदि यही होता तो उन 7 सीटों पे जीत के आपके एमएलए आ जाते और बाकी पे कांग्रेस के आ जाते, सरकार बनती। इसी तरीके से तमाम और जगह होता है। आपने जम्मू कश्मीर के चुनाव के दौरान देखा कि जिस तरह से उन्होंने सभी ने कैंडिडेट उतार दिए जम्मू में, और उसका नतीजा क्या हुआ कि नुकसान हो गया। जम्मू में कुछ सीटें जो आ सकती थी कांग्रेस या उनके खाते में, वो चली गई। यदि इसी को सहमति बना के करते तो शायद बेहतर होता। इसके बाद आप देखिए इसी तरीके से तमाम जगह होता। तो तमाम दल अपने अपने उसमें ज्यादा पड़ जाते हैं इस उससे कि हमें बृहद वो देखना चाहिए। तो इस जगह, और सभी चाहते हैं कुर्बानी कांग्रेस दे, बाकी कोई नहीं बात करेगा, सब बाकी लड़ने को तैयार। तो ऐसी ये बड़ी समस्या है, और ऐसी स्थिति में हार होती है। यदि सहमति बन जाए, बेहतर तरीके सामंजस्य बन जाए, थोड़ा सा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा दूसरा एडजस्ट करे, और इससे बेहतर हो, तो इसलिए सहमति बनाना भी जरूरी है। अब धीरे धीरे समझ में आने लग रहा है। तो अब जब समझ में आने लग रहा है तो तमाम दलों को समझ में आ रहा है। अखिलेश यादव फर्स्ट डे से कहते रहे, कांग्रेस के लीडर्स तमाम कहते रहे,
तो अब कांग्रेस में भी तमाम लीडर्स, तमाम विचारधारा, कांग्रेस पार्टी उस तरह से नहीं है कि दूसरे दलों की तरह से एक व्यक्ति सुना देता है फैसला, सब मान लेते हैं। कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी फैसले लेती है और सीडब्ल्यूसी में तमाम विरोध होते हैं, तमाम बातें आती हैं। आपने अभी जो हुई कल या परसों जो हुई उस मीटिंग में आपने देखिए कि बड़ा तमाम चीजों को लेकर विरोध था, बावजूद इसके कितना मुश्किल से वो प्रस्ताव पारित हुए हैं, यह अपने आप में बड़ी बात। तो यह आसान नहीं है, यहां एक व्यक्ति नहीं डिसीजन ले सकता है, तो सबको आपस में जोड़ना है, पहले अपनी पार्टी में फिर बाहर, तो ये सब करने के बाद कोई फैसला आएगा। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी सही वक्त पे ले लिया है, आगे आने वाले वक्त में इसका लाभ मिल सकता है यदि बाकी दल भी साथ खड़े हो। आज का भी जो कार्यक्रम था कांग्रेस ने, पूरा कांग्रेस ने आयोजित किया था, लेकिन कांग्रेस ने बैनर दिया था कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जो फेडरेशन है उसी को। इसमें सभी दलों को चाहिए था कि अपने अपने प्रतिनिधि जो उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उन्हें भेजें, लेकिन नहीं भेजा गया। मुझे लगता है कि ये खुद अपने आप में दुखद है। यदि सब भेजें, सब लड़ने को तैयार हो इसी तरीके से, तो ज्यादा बेहतर नतीजे आएंगे। और मुझे लगता है चुनाव आयोग क्या कि सब झुक के खड़े होंगे। रही बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि बहिष्कार कर दीजिए, बहिष्कार जवाब नहीं हो सकता। आप बहिष्कार कर देंगे, वो उतने में करा लेंगे और सरकार बनाएंगे। हमने इसका उदाहरण जम्मू कश्मीर देखा है, जब तमाम वहां के दल बहिष्कार करते थे तब भी चुनाव होता था, सरकार बन जाती थी। तो साहब वो रास्ता नहीं है, यहां रास्ता सिर्फ लड़के है और कानूनी तरीके से आपको लड़ना है, आंदोलन की तरीके से लड़ना है, नहीं तो ये आपको फंसा देंगे। आपको जबरन मुजरिम बनाने के ये हथकंडे करते हैं और ये हमने संभल में देखा है कि किस तरीके से निर्दोष बच्चों को गोलियां मारी गई, सब कुछ किया गया। ये इस तरह की साजिशें रचते हैं, तो इनकी साजिशों से भी हमें सावधान रहना है। जी ठीक है अजय जी, मान लिया आपकी बात, लेकिन ये तो मानेंगे आप कि दिल्ली में कांग्रेस के मुकाबले में आम आदमी पार्टी का जनाधार ज्यादा बड़ा है। तो कांग्रेस, तो अगर आपको लगता है कि कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए कि बीजेपी को हराना है, तो दिल्ली में वो मिलकर चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी से कह दे कि हमारा अस्तित्व कम है, तुम ही लड़ लो यहाँ पे, हमें बस कुछ सीटें दे दो। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं मुंबई में केजरीवाल राहुल की तारीफ करते हैं, राहुल केजरीवाल की तारीफ करते हैं, दिल्ली में आके दोनों लड़ने लगते हैं। तो कंफ्यूजन पैदा होता है कि यार ये लोग दोस्त हैं या दुश्मन हैं। एक राज्य में आप एक दूसरे की तारीफ करेंगे, एक राज्य में बुराई करेंगे, तो क्या पब्लिक में बड़ा कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा? आप एक चीज देखिए कि जब चुनाव होना था लोकसभा का और यह सहमति बन रही थी कि चुनाव लड़ा जाए एक साथ, याद करिए पंजाब में बैठक होने के पहले ही घोषणा कर दी थी भगवंत मान ने कि पंजाब में तो नहीं होगा। अब आप कह रहे हैं पंजाब में नहीं होगा, फिर हुआ चलो अच्छा भाई दिल्ली में हो जाए, हरियाणा में हो जाए, हो गया, होके चुनाव लड़ा। हरियाणा में कांग्रेस को उसका लाभ नहीं मिला, उल्टा नुकसान जरूर हुआ। एक सीट जो कुरुक्षेत्र की जीती जा सकती थी वो सीट और हार गए, आप वहां के नतीजों से देख सकते हैं। और उधर आप देखिए दिल्ली में कोई लाभ नहीं हुआ एक साथ लड़के। क्यों? क्योंकि जो विरोधी वोट है, जो नाराज है 10-12 साल के, जो 15 साल का शासन है अरविंद केजरीवाल का, वो वोट सीधे सीधे बीजेपी में चला जाएगा। यदि कांग्रेस अलग लड़ेगी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, तो निश्चित रूप से वो वोट कुछ कांग्रेस को जा सकता है, कुछ बीजेपी को जाएगा और उससे सेकुलर ताकतों को नुकसान। क्योंकि आखिरी में आपने देखा है कि पहली बार अरविंद केजरीवाल को यदि पहली बार ही कांग्रेस मुख्यमंत्री न बनाती तो आप सोच लीजिए, तब तो नरेंद्र मोदी अपनी सरकार चलाते रहते। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी सरकार बनवाई और बनवा के वह मौका दिया कि जिसके बूते वो दोबारा तिबारा जो भी मुख्यमंत्री बने, तो उन्हें इस बात को खुद सोचना चाहिए था। उनके पास जितना वोट बैंक है वो कांग्रेस से ट्रांसफर्ड, तो इससे उन्हें डर लगता है, इसलिए
पहले घोषणा वही कर चुके कि हम दिल्ली में कोई वो नहीं करेंगे तो फिर कांग्रेस के लिए क्या है, फिर तो उसे लड़ना पड़ेगा। तो ये मजबूरी है। तो ये चीजें सोचनी चाहिए कि ठीक है आप उनको कम दीजिए लेकिन आप करिए, लेकिन जब ये स्थिति होती है तो ठीक है। तो लड़के भी मुझे लगता है जैसे वहां पर है पश्चिम बंगाल में लड़के ही फायदा है, वहां पर एक साथ फायदा नहीं है। एक साथ यदि लड़ेंगे तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष का वोट है तो वो एक पक्षी बीजेपी को जाएगा। ऐसे कुछ वोट जो है कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन भी काटता है, और उससे क्या फायदा होता है कि उससे बीजेपी वहां पर उतना इंक्रीज नहीं कर पाती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कई जगह आपको इस तरह की भी भूमिका में होना होता है। जी, एक आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में आ गई हैं। प्रियंका गांधी के आने से पार्लियामेंट के अंदर कितना जोश हाई होगा पार्टी के नेताओं का, एमपी का, और पार्टी के बाहर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सांसद प्रियंका का? निश्चित रूप से संजय जी मैं समझता हूं बहुत अच्छा इंपैक्ट होगा। क्यों होगा? इसकी वजह राहुल गांधी उतने व्यवहारिक नहीं है कि वो लोगों के साथ में उस तरीके से करें। प्रियंका गांधी समझती है कि वो राहुल गांधी इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, राहुल गांधी अच्छे लीडर हो सकते हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी उस तरह फ्रेंडली नहीं होते हैं क्योंकि वो स्पष्टवादी हैं, अपने आप को जो कहना होता है कहा किया और चल दिए, वो ज्यादा उसमें। प्रियंका गांधी समा बांध लेती है, प्रियंका गांधी भाषण देती हैं, प्रियंका गांधी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, प्रियंका गांधी रिलेशन को ऐसे मेंटेन करती लगेगा कि आप अपने से किसी से मिल रहे हैं, क्योंकि वो पूरे टाइम हिंदुस्तान में रही है, वो हिंदुस्तान को समझती है, एक माँ भी है, एक पत्नी भी है, एक बेटी भी है, एक बहन भी है। और राहुल गांधी बाहर रहे, पढ़े, सारी चीजें हैं, उसके बावजूद वो वहां के कल्चर में बहुत ज्यादा इस तरीके का वो होता नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी यो हाथ हिलाए बस उतना ठीक है, प्रियंका गांधी उन्हें गले भी लगाती है। तो ये अंतर, और प्रियंका गांधी के साथ में पार्टी के नेता भी सहज होते हैं क्योंकि राहुल गांधी सीधे सीधे सवाल करते हैं। वो कई बार कई लोगों को चुप भी जाते हैं, कई लोगों को वैसे लगता है, कई लोगों को डर भी लगता है, लेकिन प्रियंका के साथ में जब जुड़ते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ हम अपने मन की बात करें। तो संसद के अंदर सांसदों के साथ कम्युनिकेशन में एक बेहतर सामंजस्य बनाने में, और प्रियंका गांधी का इतना अच्छा है कि आखिर देखिए राहुल का भी अच्छा है। आपने तो सवाल भी किया था अखिलेश से कि उन दोनों में कौन बेहतर है, तो उस स्थिति में प्रियंका का अखिलेश से ज्यादा कंफर्टेबल होता है, प्रियंका का दूसरे और लीडर से ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो मैं यही कह रहा हूं इससे विपक्ष को जोड़ने में भी एक ज्यादा बेहतर काम होगा, और फिर प्रियंका गांधी क्षेत्र में भी जिस तरह से जुड़ती हैं, आप देखिए प्रियंका गांधी आती, राहुल गांधी इतने दिन केरल के सांसद रहे, उन्होंने एक बार भी केरला की भाषा में मलयालम में बोलने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन प्रियंका गांधी ने इतने दिन में मलयालम का काफी कुछ सीख लिया, और आज उन्होंने वायदा भी कर दिया कि अगली बार आऊंगी तो मलयालम में बोलूंगी। तो अब आप एक चीज समझिए, कुछ भी कर पाएंगी, कितना बोलेंगी, ये उनके अंदर एक बड़ी चीज है। और इस कारण से उन्होंने बुद्धिज्म में एमए किया है, और वो बुद्ध की उस संस्कृति से जुड़ी हुई है, उसे बहुत बेहतर तरीके से समझती है। तो आप सोचिए जिसने परास्नातक किया हो बुद्धिज्म में, वो उन चीजों को जोड़ना जानता है। यह एक बड़ी चीज है, और यही प्रियंका गांधी को रिच करता है और जोड़ता है। संसदीय परंपरा में उनके आने के बाद में मुझे लगता है एक बेहतर लाभ होगा, और गांधी परिवार का सामंजस्य ज्यादा बेहतर बनेगा। और उनमें चूंकि इंदिरा की छवि लोग देखते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के मन में एक अलग भाव भी उत्पन्न होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने इतना कीमती समय दिया। थैंक यू, आभार। ये थे अजय शुक्ला जी, और उन्होंने बड़े बेबाक तरीके से अपने अंदाज में समझाया कि प्रियंका गांधी का आने का मतलब क्या होता है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में अंतर क्या है। मुझको यकीन है ये बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी, तो मुझे बताइएगा जरूर, कमेंट करिएगा तो मुझे पता चलेगा आपको शो कैसा लगा। थैंक यू सर, आपने इतना प्यार दिया।